Hi, I'm Rishudit, and in today's video, we are going to discuss the scope, or you can say the activities which we undertake under human resource management. तो सिर्फ स्कोप पर एंड एक्टिविटीज़ पर, इन दो चीज़ों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। दोनों सेम ही चीज़ है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर बेसिकली हम करते क्या हैं, किस किस टाइप के फंक्शंस या एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आई होप यू हैव वॉच्ड माई वीडियो ऑन द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, इफ़ यू आर न्यू टू दिस वीडियो, जस्ट लेट मी ब्रीफ यू कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो डिपार्टमेंट होता है जो बेसिकली ह्यूमन पर क्या करता है, फोकस करता है। जो एक ह्यूमन एलिमेंट है, इस पर उनका पूरा फोकस रहता है। ह्यूमन एलिमेंट आपका नॉन मैकेनिकल एलिमेंट है, या यू कैन से नॉन टेक्निकल एलिमेंट है। तो जो भी लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की, द पीपल, वी टॉक अबाउट द पीपल, वी फोकस ऑन द पीपल अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इन लोगों को, चाहे वो किसी भी टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक, किसी भी लेवल के, किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको एज अ रिसोर्स हम ट्रीट करते हैं, एंड देन वी मैनेज द ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू दैट पीपल। ओके, तो जितने भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको बेसिकली मैनेज करना क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उनको ऑर्गेनाइजेशन में लेके आने से लेके उनको एक लंबे टाइम तक अपने ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेन रखने तक के जितने भी एक्टिविटीज हैं, ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज कम अंडर human resource management. So first is your human resource, or you can say the manpower planning. So what is the manpower, or what is the human resource? So as I said earlier, दिस इज द पीपल वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप सबसे पहले उनको प्लान करेंगे। तो मैन पावर प्लानिंग में बेसिकली आता क्या है, डिटरमाइनिंग द नंबर एंड द काइंड्स ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड टू फिल वेरियस पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस फिल करनी है, उसके लिए सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें किस टाइप के पर्सनल की जरूरत है। किस टाइप के पर्सनल से मतलब है, सपोज मुझे एक फिनेंस मैनेजर की ज़रूरत है, जिसके लिए आई नीड अ पर्सन जिसकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MBA हो। इसके अलावा आई नीड अ टेक्निकल पर्सन जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन BTech हो। इसके अलावा आई नीड अ CFO हु होल्ड्स द डिग्री ऑफ CA प्लस CFA। ठीक है, तो इस टाइप से दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ काइंड्स ऑफ पर्सन। ठीक है, तो किस टाइप के लोग मुझे चाहिए, उनके पास क्या स्किल सेट होनी चाहिए, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई विल डिसाइड अंडर द हेड kinds of personnel I require. Okay, and what do we mean by the number of personnel? तो कितने लोगों की हमें जरूरत है। सपोज मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 8 लोगों की जरूरत है, या मुझे इस एक मशीनरी पर काम करने के लिए 10 लोगों की जरूरत है। तो द नंबर ऑफ पर्सनल एज वेल एज द काइंड्स ऑफ पर्सनल, मुझे कितने लोग चाहिए और किस तरह के लोग चाहिए। सो दीज थिंग्स वी प्लान अंडर manpower planning. So I hope you understand, you get the point of manpower planning. Next comes is employment function. So first activity was manpower planning, and once we have done the planning, plans हमने बना लिए, now it's time to execute those plans. तो execute कैसे होगा, now we will focus upon the employment function. तो employment function में हमारी कुछ चीजें आती हैं, जैसे first इसमें आता है recruitment. Now you will say what do we mean by recruitment? So recruitment is basically hiring. अब देखिए, हमने ये चीज डिसाइड कर ली है कि हमें कितने लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट में क्या होगा, इस एक्टिविटी में क्या होता है कि आप मार्केट में जाएंगे और ये चेक करेंगे कि किस टाइप का पूल जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। सपोज मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पोस्ट है, एक पोजीशन है, उसके लिए मुझे एक इंजीनियर की ज़रूरत है। तो मैं पहले अपना ये डिसाइड करूंगा, रिक्रूटमेंट एक्टिविटी विल इन्वॉल्व कि आई विल चेक इन द मार्केट कि कौन कौन से मेरे नियर बाय ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनसे निकले हुए बीटेक्स को मैं प्रेफर कर सकता हूँ। फर्दर मुझे उनके अंदर किस किस टाइप की स्किल्स की ज़रूरत है, कि जो इंजीनियर मैं हायर करूँगा उसको इन लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं रिक्रूटमेंट में आती हैं। अब वो सब करके सपोज मैं मार्केट में निकला, मार्केट में मेरे पास
इतने सारे मतलब सपोज मेरे पास 20 कॉलेजेस थे, 20 कॉलेजेस को मैंने कांटेक्ट किया कि आप अपने स्टूडेंट्स को बोलिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन है, वी आर हायरिंग फॉर दैट पोजीशन। अब उसमें से जितनी भी एप्लीकेशंस आई मैंने स्क्रीनिंग करी, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करके मैंने उसमें से 10 स्टूडेंट्स को निकाल लिया कि ये जो 10 इंजीनियर्स हैं, जो 10 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट आई विल नॉट से, तो जो भी बीटेक्स हैं, 10 बीटेक्स को मैंने सिलेक्ट किया। तो मैंने बोला कि इन 10 में से अब मैं एक बंदे को फाइनली सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी सिलेक्शन। अब इसमें आप फर्दर और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हो, और ज़्यादा आप इसमें जो है स्टेप्स को इंक्लूड कर देते हो एक, क्योंकि अब आपको फाइनल सिलेक्शन करना है कि इस पोजीशन के लिए आप किस पर्सन को अपॉइंट करना चाहोगे। तो उसके लिए सिलेक्शन में आपकी जीडीज भी हो सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस हो सकते हैं, या आप उनसे कुछ रिटन एग्जामिनेशन ले सकते हैं, इंटरव्यूज हो सकते हैं, कुछ भी आपका सिलेक्शन प्रोसीजर हो सकता है। वट एवर द मैथड में भी उसको यूज करके फाइनली आपने करना क्या है, उन 10 में से किसी एक बंदे को जो है सेलेक्ट करना है जो आपकी पोजीशन को होल्ड करेगा, ठीक है, जिसको आप अपॉइंट करोगे अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन पर। एंड फाइनली कम्स द प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट आपकी क्या होती है कि उस इंसान को जिसको भी आपने हायर किया है, 1 को, 10 को, 50 को, जितने भी लोगों को आपने हायर किया है, अब उनको फाइनली प्लेस करना आपके ऑर्गेनाइजेशन में। प्लेसमेंट से मतलब आपका यहाँ पे क्या है कि आप उनको ओरिएंट करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज से, ऑर्गेनाइजेशन के मेथड से। आप उनको क्लियरली कम्युनिकेट करते हो कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम, और कैसे उनको चीज़ों को करना है, वो सब क्लियरली एक्सप्लिसिटली उनको कम्युनिकेट करना कम्स अंडर द प्लेसमेंट ऑफ पर्सनल, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट फंक्शन मैंने आपको समझा दिया है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, हम ये दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ चुके हैं। नाउ थर्ड कम्स योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एचआरएम के परव्यू में आती हैं, एचआरएम के अंडर इन एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जाता है। देखिए ट्रेनिंग क्या होती है, अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि सपोज आपने किसी को हायर किया, जैसे मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल अगर लेके चलूँ जिससे आप रिलेट कर पाएं, तो सपोज मुझे घर में हाउस हेल्प की ज़रूरत थी, मेड की ज़रूरत थी, तो मैंने किसी हाउस हेल्प को हायर किया। बट जस्ट व्हेन आई हायर्ड हर, द फंक्शन डजंट स्टॉप हियर, राइट। वहाँ पे हम मेरा काम खत्म नहीं हो जाता। द मोमेंट शी एंटर्स द हाउस, द फर्स्ट डे शी एंटर्स द हाउस, आई नीड टू टेल हर दैट हाउ द थिंग्स नीड टू बी डन, हाउ आई वॉन्ट हर टू डू द थिंग्स, राइट। किस चीज़ को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, सबका अपना काम करने का तरीका होता है। तो ये सब अब क्या है, फर्दर उसकी ट्रेनिंग हो रही है कि मैं उसको ट्रेन कर रही हूँ। वो ट्रेनिंग इनिशियल 10 डेज के लिए भी हो सकती है, इनिशियल 50 डेज के लिए भी हो सकती है, एंड सेम गोज टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट वेरीज फॉर डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इट डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ अ पोजीशन, कि अगर मैं एक लोअर लेवल की पोजीशन के लिए हो सकता है मुझे कम ट्रेन करना पड़े, लेकिन हो सकता है एक टॉप लेवल की पोजीशन के लिए मुझे एक बहुत एक्सपेंसिव ट्रेनिंग इम्पार्ट करनी पड़ रही है उस पर्सन को, जस्ट बिकॉज उसकी कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज़्यादा है, उस पोजीशन से अटैच्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज, ये सब बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे केस में मुझे उसको अच्छे से ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग होती है आपकी जो हो सकता है कि ये वन टाइम ट्रेनिंग भी हो, या हो सकता है कि ट्रेनिंग कैन बी गिवन एट मल्टीपल टाइम पीरियड्स। बट डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट आपका कोई वन पॉइंट चीज़ नहीं है, ये आपका एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। डेवलपमेंट आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से क्या मतलब है, देखिए एक इंसान जिस स्किल सेट के साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो सालों साल, अगर सपोज 5 साल के लिए वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, 2 साल के लिए कर रहा है, 10 साल के लिए कर रहा है, तो वो 10 के 10 साल उसी स्किल सेट के साथ उतना ही अच्छा काम कर पाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो उन 10 सालों के साथ तभी अच्छे से प्रोडक्टिवली काम कर पाएगा जब वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा हो, डेवलप कर रहा हो। तो ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि एम्प्लॉयज जो है एफिशिएंटली परफॉर्म करें और ग्रो करें। तो ये डेवलपमेंट प्लान्स, करियर ग्रोथ प्लान्स, इन सबको देखना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन की। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों ही कौन देता है, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज योर परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब नेक्स्ट कम्स योर परफॉर्मेंस को अप्रेज करना। परफॉर्मेंस को अप्रेज करने से क्या मतलब है, अब जो एम्प्लॉय ने परफॉर्मेंस दी है, परफॉर्म किया है, अब उसको इवेल्युएट करना, रिव्यू करना कि क्या हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे, क्या हमने उनको जो करने को एक्चुअली बोला था स्टार्टिंग में,
क्या उन्होंने वैसा परफॉर्म किया है? सपोज मैंने किसी सेल्स मैनेजर के लिए स्टार्टिंग में टारगेट रखा था कि फॉर दिस कमिंग मंथ यू हैव टू सेल 30 यूनिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है जो उस कंपनी जो बना रही है, आपको उसकी 30 यूनिट सेल करनी है इस एक महीने के अंदर. बट नाउ after at the end of the month, if I evaluate his performance, if I review, I just go to know that he just sold say 10 units or 15 units, then we can say the performance is not up to the mark, right? He did not perform up to the mark, so I need to take some corrective steps, I need to take some करेक्टिव एक्शंस. तो वो करेक्टिव एक्शंस क्या हो सकते हैं? इट कैन बी वन, इट कैन बी ट्रांसफर. ट्रांसफर का मतलब क्या है कि हो सकता है कोई इंप्लॉई किसी एक डिपार्टमेंट में अच्छा ना हो तो मैं उसको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दूं. सपोज मेरे कॉलेज में एक टीचर मैंने अपॉइंट किया स्टैटिस्टिक्स टीच करने के लिए, बट स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं. तो आई डिस्कस्ड विद द टीचर एंड आई गोट टू नो दैट ही इज good at teaching HRM and the theoretical subjects rather. So I transferred her or him to some another subjects. तो मैंने ट्रांसफर किया कि आप इस पर्टिकुलर कोर्स में जाइए और आप अब ये सब्जेक्ट्स पढ़ाइए जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, आपका जहाँ पर एक्सपर्टीज है. देन आई गो टू नो कि वो कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बेटर परफॉर्म कर रहा है पहले से. तो इस टाइप से ट्रांसफर्स हो सकते हैं और ये जरूरी नहीं है डिपार्टमेंट में ही हो, ये लोकेशंस में भी हो सकते हैं. जैसे कोई सपोज दिल्ली से बिलोंग करता है, आप उसको वेस्ट बंगाल में अपॉइंट कर रहे हो, तो वहां पे वो क्लाइंट से उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी रेज वो दिल्ली में हुआ है तो वो वहाँ के लोगों से ज्यादा कनेक्ट कर पाता है. तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन सिटीज इफ यू हैव ऑफिसेज आउट देयर. तो इस टाइप के ट्रांसफर्स भी आ जाएंगे यहाँ पर. प्रमोशन डिमोशन का यहाँ पर क्या मतलब है कि सपोज मैंने 30 यूनिट्स का टारगेट रखा था, बट उस एम्प्लॉय ने यूनिट्स एक्चुअली सेल की 50 यूनिट्स. तो ये उसके जो गिवन टारगेट है उससे कहीं ज्यादा उसने अच्छा परफॉर्म किया. तो इट सीम्स कि हम उसको प्रमोट कर देना चाहिए हमें उसको, क्योंकि उसका जो कैलिबर है वो उससे कहीं ज्यादा है जो हमने उसको टारगेट्स दिए थे. और डिमोशन अगर वो जैसे 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो 30 से कहीं ज्यादा कम है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? डिमोशन हो जाएगा. उसको लोअर पोस्ट पर काम करने की जरूरत है जहां पर टारगेट्स को मिनिमाइज किया जाए और फिर वंस ही लर्न्स द थिंग्स कि कैसे चीजों को करना है, कैसे अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, उसके बाद ही हम उसको इस पोजीशन पर लेकर के आए. तो दिस वाज ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस अप्रेजल. नेक्स्ट कम्स योर सो मोटिवेटिंग द परफॉर्मेंस. ओके, नाउ मोटिवेशन कैसे आप दे सकते हो, एम्प्लॉइज को मोटिवेट कैसे कर सकते हो? वन इज योर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. तो ये तो सीधा सीधा है कि आप फाइनेंशियली उनको कुछ एक्स्ट्रा दे दीजिए. जैसे कि मैंने अभी हाउस हेल्प का आपको एक एग्जांपल दिया था. तो सपोज मैंने 4000 में हायर किया है अपनी हाउस हेल्प को, तो 4000 तो मैं उसको दे ही रही हूँ, वो बाय द एंड ऑफ द मंथ मुझे उसको देना ही है क्योंकि वो उसकी सैलरी है. बट उसके अलावा अगर सपोज उसने बहुत अच्छा काम किया है या मुझे उसको आने वाले नेक्स्ट मंथ्स के लिए मोटिवेट करना है, तो मैं उसको 200 या 300 रुपीज एक्स्ट्रा दे दूंगी जिससे कि वो मोटिवेट होके नेक्स्ट मंथ के लिए और अच्छा बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करेगी. नेक्स्ट आपका आता है एवेन्यूज ऑफ प्रमोशन. अब कुछ आप प्रमोशंस के भी जो हैं वो मोटिवेशन दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को कि अगर आप इतने इतने यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं या सेल करते हैं, वट एवर द जॉब दे आर डूइंग, तो अगर आप एक टारगेट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको इस पर प्रमोशन मिल जाएगी. तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए. या इसके अलावा भी एक जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है मोटिवेशन का वो यही है कि आपने अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कजन्स, किसी में भी जो भी कॉर्पोरेट्स में वर्किंग है उनसे सुना होगा. तो ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर्स ऐसे निकाले जाते हैं. तो वो भी और उनके फर्दर फिर जो बंदे सिलेक्ट होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, उनकी पिक्चर्स को या नेम्स को नोटिस बोर्ड्स पर प्लेस कर दिया जाता है. तो इससे क्या है, वो जब भी ऑफिस में एंटर करेंगे सुबह सुबह उनको अपनी फोटो नोटिस बोर्ड पर देखने को मिलेगी. तो ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करते हैं वो लोग, और इससे फिर वो मोटिवेट होके क्या करते हैं, अच्छी प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आते हैं. नेक्स्ट इज योर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज. अब रेम्यूनरेशन का टास्क भी किसके अंदर आता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर. कि जो भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अब उनको रेम्यूनरेट कैसे करना है, उनको क्या पैसा देना है, कंपेंसेट कैसे करना है, तो वो कौन डिसाइड करेगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब इसमें भी दो चीजें आ जाती हैं. फर्स्ट इज टू प्रोवाइड सफिशिएंट वेजेस एंड फ्रिंज बेनिफिट्स टू अचीव हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो सफिशिएंट वेजेस या सैलरीज का क्या मतलब है कि जो भी बंदा आपने जिस पोजीशन पर अपॉइंट किया है, जिस पर्सन को भी आपने हायर किया है, तो उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका रोजी रोटी जो है वो अच्छे से चल पाए, इतना सफिशिएंट वेजेस या सैलरी आप उसको दें. जैसे कि
सपोज मैंने कोई ऐसी पोजीशन के लिए पर्सन हायर किया है कि जिस पर 25 to 30,000 उसकी सैलरी होनी चाहिए, तो ऐसे पे एचआर ऐसा ना करे कि उसको 15,000 दे दे और बोल दे ओके बाय। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना सफिशिएंट वेज या सैलरी आप उसको दो ताकि वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अचीव कर पाए अच्छी। इसके अलावा उस वेज और सैलरी के अलावा भी आप उसको एक्स्ट्रा दें टू मोटिवेट देम टू शो हायर प्रोडक्टिविटी। जो अभी बात मैंने ऊपर मोटिवेशन में की, वही सेम चीज है कि आप उनको मोटिवेट करने के लिए फर्दर उनको कुछ एक अमाउंट दे सकते हैं जो उनकी सैलरी के प्लस में होगा, जस्ट टू मेक देम शो हायर प्रोडक्टिविटी एंड गुड परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर। ओके, सो 3 एक्टिविटीज और अभी हमने समझी हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल, one was your motivating the performance, and one was your remuneration of the employees. Next comes your social security and welfare of employees. Okay, तो social security और welfare क्या है कि देखिए एम्प्लॉइज को ये फील होना चाहिए कि उनके वेलफेयर, उनके इंटरेस्ट पे भी बातें की जा रही हैं, उनकी इंटरेस्ट को ध्यान में रख के कुछ चीजें ऑर्गेनाइजेशन में एक्स्ट्रा की जा रही हैं। पैसे के लिए तो इंसान जॉब कर ही रहा है, तो उसको पता है कि जो भी 30,000, 60,000, 90,000 जिस वेज रेट पर उसको अपॉइंट किया गया है वो सैलरी उसको मिल ही जानी है। बट उसके अलावा एक्स्ट्रा उस पर क्या खर्च किया जा रहा है, उसकी किन जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है, वो बहुत ज्यादा एक बड़ा फैक्टर होता है जो कि इंप्लॉइज को सेटिस्फाइड फील करने में हेल्प करता है उनके वर्क प्लेसेस पर। इसके अलावा सोशली वो कितना सिक्योर और इजी फील कर रहे हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो ये दोनों चीजें हम कैसे फील करा सकते हैं एम्प्लॉइज को, जैसे वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग कंडीशंस हमेशा अच्छी होनी चाहिए। जैसे सपोज देयर आर फ्यू पीपल हु आर वर्किंग, स्पेशली द पीपल हु आर वर्किंग इन सम फैक्ट्रीज। कुछ ऐसी फैक्ट्रीज में अगर सपोज वर्कर्स काम कर रहे हैं जहां पर हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स से कुछ बनाया जा रहा है, उनको यूज किया जा रहा है, तो ऐसे में वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि उनको प्रॉपरली मास्क प्रोवाइडेड हो, मशीनरीज जो हैं वो बिल्कुल सेफली कंस्ट्रक्टेड हो। इसके अलावा अगर हार्मफुल नहीं भी है सब्सटेंस तो वर्किंग कंडीशन हमेशा अच्छी होनी चाहिए। सैनिटरी कंडीशंस आप प्रॉपरली प्रोवाइड करें, एम्प्लॉइज को कैंटीन्स प्रोवाइड करें ताकि अगर वो 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं तो उनको कहीं जाके आप वो रेस्ट कर पाएं, थोड़ा बातचीत कर पाएं, चाय पी पाएं, खाना खा पाएं। तो इस टाइप से जो नॉर्मल बेसिक वर्किंग कंडीशंस हैं वो अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर टॉयलेट्स प्रोवाइडेड हों। इसके अलावा क्रैचेस जैसे बहुत अच्छी चीज है जो आजकल आपको देखने को मिलती है ऑर्गेनाइजेशन में। सपोज आई एम अ मदर, आई हैव अ स्मॉल बेबी, तो अगर मुझे जॉब करना पड़े तो आई विल ऑलवेज बी वरिड अबाउट माई बेबी, हु विल टेक केयर ऑफ हिम एंड कौन उसको लुक आफ्टर करेगा इफ ही इज एट होम। तो मुझे सपोज प्रोबेबली सीसीटीवीज लगाने पड़े या किसी को हेल्प रखना पड़े, तो उसमें क्या होगा कि वो वर्क पर फोकस कर ही नहीं पाएगी वो वुमन जिसको अपने बेबी की टेंशन होगी। तो अगर आप क्रैचेस प्रोवाइड कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के या फैक्ट्री के अंदर ही कोई ऐसा सेटअप है जहां पर आप अपने बेबी को फ्रीली कंफर्टेबली छोड़ सकते हो, तो आप सपोज 2-2, 3-3 घंटे में ही वहां जाके चेक कर रहे हो कि आपका बेबी फाइन है, वो अच्छा फील कर रहा है, और एक मेंटल सेटिस्फेक्शन जो आपको उससे आएगा, उससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी हायर आएगी, आप वर्क पर बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे। ठीक है, इसी टाइप से हाउसिंग फैसिलिटीज हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, तो ये सब ही अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होंगे तो लोगों को छुट्टी ले लेके हॉस्पिटल्स विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज के लिए भी कुछ प्रोविजंस होने चाहिए। तो ये सब आपके किसके अंदर आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डोमेन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज योर रिव्यू एंड ऑडिट ऑफ पर्सनल पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस। तो देखिए ये आपका 8 पॉइंट है, तो अब तक 7 पॉइंट्स जिन पर भी हमने बात करी वो सब क्या थे, वो सब आपके ह्यूमन रिसोर्स के अंडर की जाने वाली प्रैक्टिसेस थी, बनाए जाने वाली पॉलिसीज थी। तो अब तक हम बात कर रहे थे परफॉर्मेंस अप्रेजल में, जैसे हमने बात की थी एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने की, उनकी परफॉर्मेंस को देखने की कि वो सही परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे। बट नाउ इन द 8 पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट द रिव्यू एंड ऑडिट ऑफ पर्सनल पॉलिसीज। मतलब अब हम एचआर को इवेल्युएट करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अच्छा काम कर रहा है या नहीं, एचआर जो पॉलिसीज बना रहा है क्या वो सही बना रहा है, एचआर जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहा है क्या वो फेयर प्रैक्टिसेस हैं। अब हो सकता है कि एचआर इंटेंशनली कुछ ऐसा ना करे, इंटेंशनली तो उसने किसी एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के लिए कोई अच्छी पॉलिसी ही निकाली है, कुछ अच्छा ही किया है, बट इवेंचुअली हो क्या रहा है कि किसी और डिपार्टमेंट या किसी और एम्प्लॉय के लिए वो चीज गलत साबित हो रही है। तो कोई भी एम्प्लॉय जो है वो उसका शोषण नहीं होना चाहिए। सब एम्प्लॉयज के लिए फेयर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें एचआर,
फेयर पॉलिसीज निकाले, तो इन सब का रिव्यू और ऑडिट किया जाना चाहिए टाइम टू टाइम। और इसके हमारे पास दो तरीके होते हैं। वन इज आपके पास ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है मार्केट में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, ये एक्सपर्ट होते हैं ऑडिट करने में ही। तो आप इनको सिंपली हायर कर लीजिए और वो एक टीम आएगी या 2 या 3 इंसान आएंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे, और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके एचआर को पूरा इवेल्युएट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके एग्जामिनेशंस लेंगे, उनकी पॉलिसीज को इवेल्युएट करेंगे, रीड करेंगे। तो इन सब चीजों के थ्रू वो क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं और रैंकिंग और रेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं एचआर को। या दूसरी चीज, दूसरा तरीका क्या है कि आप एक इन हाउस टीम जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। इन हाउस कुछ एक्सपर्ट्स की टीम को रख सकते हैं, जो लोग एक्सपर्ट होते हैं इन सब चीजों को करने में। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर ही ऑडिट करेंगे, प्रॉपरली रिव्यू करेंगे एचआर की पॉलिसीज को। तो ये भी टाइम टू टाइम होना बहुत जरूरी है, और ये भी कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज योर इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। तो देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होते हैं कि दिस इज योर लास्ट पॉइंट, कि जब भी हम लेबर की बात करते हैं, स्पेसिफिकली ब्लू कॉलर वर्कर्स की बात करते हैं, जो आपकी फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग होते हैं, तो उनका क्या होता है कि वो लोग थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो लोग अपनी अपनी आवाज को, अपने पॉइंट्स को, अपनी ओपिनियंस को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, दूसरों के सामने रख नहीं पाते, टॉप मैनेजमेंट के सामने अपनी मन की इच्छाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो ट्रेड यूनियंस बना लेते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, और वो फर्दर लीडर्स हेल्प करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं 10 लोगों को, 50 लोगों को, 500 लोगों को, जो भी वर्कर्स हैं वो उन सबको सुनते हैं आराम से, उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनके क्या पॉइंट्स हैं, उनके क्या इंटरेस्ट हैं, उनको फिर फर्दर वो लीडर क्या करेगा, वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, वो इन चीजों को रखेगा टॉप मैनेजमेंट के सामने, और वो फिर फर्दर उनसे बार्गेन करेगा उनके बिहाफ पे, ठीक है। तो इस टाइप से जो है एचआर का क्या काम है इस केस में, कि वो कलेक्टिव बार्गेनिंग करे, बार्गेन करे, जॉइंट कंसल्टेशंस करे। ऐसा ना हो कि वो उन लोगों को दबाने का काम करे एचआर, बल्कि एचआर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है, उसको जॉइंटली कंसल्ट करना पड़ता है, मिलके चीजों को सेटल करना पड़ता है, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। कोई भी इंडस्ट्री में डिस्प्यूट आ रहा है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ एचआर कि वो उनको प्रॉपरली सेटल करे विदाउट कोजिंग एनी हार्म टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेगोशिएट करे ट्रेड यूनियंस के साथ। So these were all the activities which we undertake under human resource management, or you can say this is the proper domain or the scope of human resource management. So I hope आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा एंड आपको समझ आ गया होगा कि क्या एक्टिविटीज हम कवर करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो यू मे जस्ट गो एंड लाइक, you may comment down, and you may share this video with your friends. And if you have not subscribed to my channel yet, please subscribe, and you may press the bell icon as well if you want to be notified for the upcoming videos well in time. So thank you for watching.